Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about sample question paper or model question paper for the academic year 2021 Standard 10 Mathematics. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं साइंस के गुजराती में लिखे मॉडल पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन के साथ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसी तरह से आज मैथ्स के गुजराती में लिखे मॉडल पेपर को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की हूँ। आप चाहे तो इसे ऑथेंटिक गुजराती में लिखे मॉडल पेपर से टैली कर सकते हैं। और यदि आप साइंस मॉडल पेपर के मेरे वीडियो को नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग मैथ्स के मॉडल पेपर की बात करते हैं और इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट करते हैं। एनुअल एग्जाम में आपको मैथ्स पेपर के लिए 3 आवर्स मिलेंगे और टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। Now instruction, first instruction, this question paper has a total of 53 questions which are divided into sections A, B, C and D. एनुअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में टोटल 53 क्वेश्चंस होंगे और वो क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे A, B, C and D. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, द डिजिट टू द राइट ऑफ द सेक्शन इज इट्स मार्क. सेक्शन के राइट साइड में जो डिजिट दिया हुआ है वो उस सेक्शन का मार्क होगा. Next instruction, start writing a new section from a new page. Write the answer to the question in order. किसी भी न्यू सेक्शन के लिए आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है और क्वेश्चंस को ऑर्डर में सॉल्व करना है. नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर. कैलकुलेटर का आपको यूज नहीं करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ फिगर वेयर नेसेसरी. मेंटेन द लाइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रॉपरली. लास्ट इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि जहां फिगर की जरूरत है वहां उसे ड्रॉ कीजिए और कंस्ट्रक्शन के लाइन को प्रॉपरली बनाइए. नाउ सेक्शन ए, मार्क 24. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज इंस्ट्रक्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 to 24, each 1 mark. State whether the following statements are true or false. क्वेश्चन नंबर 1 to 4. इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, HCF of 20 and 30 is 1. तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं. 20 और 30 को प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टराइज कर देते हैं. तो 20 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे आता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5. फिर हम लोग 4 को फैक्टराइज करते हैं तो आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. अब 30 को फैक्टराइज करते हैं. 30 के फर्स्ट स्टेप में 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 आता है और 6 को जब फैक्टराइज करते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है. अब हम लोग इन दोनों को इस तरह से एक लाइन में लिख देंगे. 20 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड 30 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5. Now HCF of 20 and 30 equals to 2 multiplied by 5. क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 कॉमन है दोनों में, इसलिए हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 10. इसका मतलब यह हुआ कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ दिया हुआ है वो फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूबिक पॉलिनोमियल px equals to x cube minus x has 3 real zeros. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे. तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग. px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1. और x स्क्वायर माइनस 1 को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x माइनस 1 एंड x प्लस 1 लिख सकते हैं और इस x को डायरेक्टली लिख देंगे. तो इस स्टेप से हमें पता चल रहा है कि 3 मल्टीपल्स है. फर्स्ट है x, दूसरा है x माइनस 1 और तीसरा है x प्लस 1. अब इन सबको हम लोग जीरोज में कन्वर्ट करेंगे. तो इस तरह से लिखेंगे x इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, देन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. इसके बाद इसे जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 आएगा और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 का वैल्यू x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 को जब इक्वल्स टू के इधर लेकर के जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा. और जब इसे सॉल्व करेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को तो उसका वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस 1 को जब इक्वल्स टू के इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा. एंड ऑल आर रियल नंबर्स, therefore this statement is true. Now next question, 5x equals to 2 multiplied by y minus 1 is not a linear equation in two variables. Now solution, in the given equation 5x equals to 2 multiplied by y minus 1 has a maximum degree of 1, hence it's linear. And also there are two variables x and y. यहाँ हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में x वेरिएबल है और y वेरिएबल है. It means this statement is false. Now next question, formula for finding discriminant of quadratic equation ax squared plus bx plus c equals to 0, where a is not equals to 0 and a, b, c are real numbers, is d equals to b squared plus 4ac.
इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के लिए यहाँ कुछ थ्योरी मैं दे रही हूँ, उसको देख लीजिए। वी नो दैट द डिस्क्रिमिनेंट इज द पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अंडरनीथ द स्क्वायर रूट सिंबल। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वाला पोर्शन जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को यदि हम लोग इंडिविजुअली लिखे तो फॉर्मूला इस तरह से बनता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4ac। इट मीन्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। Now next portion of this section, question number 5 to 10, fill in the blanks. Now question number 5, HCF 122 and 20 equals to dash. ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 4, 6। तो हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। सो सॉल्यूशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 5. Next, the prime factorization of 122 equals to 2 multiplied by 61. Now next step, to find the HCF, multiply all prime factors common to both numbers. और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है। It means HCF for 20 and 122 equals to 2. Now next question, standard form of equation x upon 2 minus y upon 3 equals to 5 can be written as dash. ऑप्शंस दिया हुआ है 3x minus 2y minus 30 equals to 0. नेक्स्ट ऑप्शन है 3x plus 2y minus 30 equals to 0. तो हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। x upon 2 minus y upon 3 equals to 5. तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा 6, और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x minus 2y upon 6 equals to 5. नेक्स्ट स्टेप में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3x minus 2y equals to 5 multiplied by 6. नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर देते हैं 3x minus 2y equals to 30, और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 30 को इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं और लीनियर इक्वेशन में इसे कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है 3x minus 2y minus 30 equals to 0. Therefore, answer will be 3x minus 2y minus 30 equals to 0. Now next question, if the value of discriminant is dash, then the quadratic equation gets two different and real solutions and options are negative, positive, 0. Answer will be positive. Next question, the formula for finding the nth term of an AP series is dash. Options are a plus d, next a plus n minus 1 whole multiplied by d, next option a plus n plus 1 whole multiplied by d. इस क्वेश्चन के लिए भी कुछ थ्योरी है। We know that the nth term of the AP with first term a and common difference d is given by an equals to a plus n minus 1 d. So a plus n minus 1 d is the correct option. Now next question, all dash triangles are similar. Options are acute angle, obtuse angle, equilateral angle. Now solution, we know that in equilateral triangle there are all angles are with 60 degree, similarity by AAA and SSS, and triangle is this 60 degree, 60 degree, 60 degree. So equilateral triangle is the correct option. Now next question, perpendicular distance of minus 4, minus 6 from x-axis is dash, and options are 6, 4, minus 6. Now solution, perpendicular distance means the distance from origin to minus 6 coordinate, and we know that distance can never be negative. इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ ये -4 है और यहाँ -6 है, और इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है, और हमें पता है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे सो 6 इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस, वर्ड और नंबर. क्वेश्चन नंबर 11 to 16. So question number 11, if the roots of 6x squared minus 13x plus m equals to 0 are inversely proportional to each other, then find the value of m. So solution, from 6x squared minus 13x plus m equals to 0. इस इक्वेशन में a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू -13 है और c का वैल्यू m है. And if alpha and beta are zeros, then according to question alpha equals to 1 by beta, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, and beta equals to 1 by alpha, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
and sum of zeros and product of zeros are alpha plus beta equals to minus b upon a and alpha multiplied by beta equals to c upon a. लेकिन हम लोग को c का वैल्यू यानी कि m का वैल्यू निकालना है, इसलिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ले लेंगे. For solving this question, we take the formula for the product of zeros. So alpha multiplied by beta equals to c upon a. फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, जहां c का वैल्यू m है और a का वैल्यू 6 है, और बीटा की जगह पर हम लोग 1 by अल्फा लिख सकते हैं. फिर इसके बाद अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 1 इक्वल्स टू m अपॉन 6. फिर इसे प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m का वैल्यू आ जाएगा 6. Now next question, find the 30th term of AP series 10, 7, 4 and so on. Now solution, nth term of AP is given by an equals to a plus n minus 1 whole d. In the given series a equals to 10. देख लीजिए यहाँ पर a equals to 10 है और d equals to क्या हो जाएगा a2 minus a और a1 and this equals to minus 3 and n equals to 30. So 30th term a30 equals to 10 plus 30 minus 1 minus 3. Next step a30 equals to 10 plus 29, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे and multiplied by minus 3. नेक्स्ट स्टेप हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a30 equals to 10 and minus 87, क्योंकि प्लस माइनस मर्ज होकर के माइनस साइन हो जाएगा, और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा minus 77. इट मीन्स a30 minus 77 होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, give an examples of two figures that are always similar. So answer, figures that are always similar are first rectangles, second squares, third equilateral triangles and circles. But you can write any two of the above. Now next question, 8 6 square a minus 8 10 square a equals to what? अब इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है. 8 sec square a minus 8 10 square a. So next step 8 multiplied by 1 plus 10 square a, क्योंकि sec square a का वैल्यू होता है 1 plus 10 square a minus 8 10 square a. Now next step 8 plus 8 10 square a minus 8 10 square a. यहाँ पर 8 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर 8 को प्लस 10 स्क्वायर a से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये स्टेप हो रहा है. फिर इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ प्लस 8 10 स्क्वायर ए है और माइनस 8 10 स्क्वायर ए है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 8. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 8 sec स्क्वायर ए माइनस 8 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू 8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स एट द टाइम ऑफ अ सर्कल? ये क्वेश्चन सर्कल का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है. सो सॉल्यूशन, अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. और इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ करके देख सकते हैं. जब हम लोग सर्कल के टेंजेंट को बनाते हैं तो इस तरह से सिर्फ 2 ही पैरेलल लाइन हो सकता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेशल कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल कॉल्ड? इस क्वेश्चन के मीनिंग को मैं हिंदी में भी समझा देती हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो आंसर हो जाएगा डायमीटर. इस तरह से इसे हम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये कॉर्ड जो है जो सेंटर से पास हो रहा है वो डायमीटर होता है सर्कल का. नाउ नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 17 to 22. अब क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 22 तक एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस हैं. So question number 17, 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45 equals to dash. Options are first option 1, second option 0, third option 1 upon under root 2 and third option half. इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. 1 minus 10 square 45 upon 1 plus 10 square 45, जब इसके वैल्यू को पुट करते हैं तो आ जाता है 1 minus 1 divided by 1 plus 1, क्योंकि 10 square 45 का वैल्यू होता है 1. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 1 में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 होता है एंड 1 plus 1 2 होता है, तो स्टेप हो जाएगा 0 upon 2 एंड 0 upon 2 equals to 0. So B option 0 is the correct option. Now question number 18, if sector of the circle with radius r has angle p degree, then the area of the sector is dash. And options are P upon 180 multiplied by 2 pi r. Next option P upon 180 multiplied by pi r square. Next option P upon 360 multiplied by 2 pi r. Next option P upon 720 multiplied by 2 pi r square.
And we know that the area of the sector equals to theta upon 360 multiplied by pi r square. इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जब इस ऑप्शन में 720 को 2 से कट करते हैं तो 360 आता है. Now next question, what is the formula of volume of 5 rupees coin? And options are, first option 1 by 3 pi r square h, second option 2 pi r h, next option 2 pi r in bracket r plus h. हम लोग को पता है कि 5 रुपीज कॉइन का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, इसलिए द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर गिवन बाय द फॉर्मूला v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन इफ मीडियन इक्वल्स टू 35 एंड मोड इक्वल्स टू 35? एंड ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन 25, सेकंड ऑप्शन 45, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन 35. हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस मीडियम, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा मीन माइनस 35, क्योंकि मोड का वैल्यू 35 दिया हुआ है, एंड इक्वल्स टू 3 इन ब्रैकेट मीन माइनस 35, क्योंकि मीडियन का भी वैल्यू 35 दिया हुआ है. नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा मीन माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 35, क्योंकि 3 को मीन से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 को माइनस 35 से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा मीन माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस 105. नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग डिजिट्स को एक साइड कर लेते हैं, तो स्टेप हो जाता है 105 माइनस 35 इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीन. नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाता है 70, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आ जाता है 2 मीन. सो मीन इक्वल्स टू 70 अपॉन 2 एंड वैल्यू ऑफ द मीन इक्वल्स टू 35. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Now next question, probability of event E plus probability of event not E equals to dash. And options are, first option 0, second option 1, third option 2, fourth option 0.5. And correct option is B, 1. Now next question, if a sphere of radius R is divided into 4 identical parts, then the total surface area of one such part is, it means that is total surface area of 1/4 of the sphere. And options are, first option 4 pi r square, second option 3 pi r square, third option pi r square, and fourth option 2 pi r square. इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं. A sphere of radius r is divided into 4 identical parts. ये स्पेयर का फिगर है और इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ओके, और इन 4 पार्ट में से किसी 1 पार्ट का हम लोग को टोटल सरफेस एरिया निकालना है. So radius of each part equals to r units, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है. Each part has one curved surface and 2 semicircular faces. यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक कर्व सरफेस है और 2 semicircular faces है, ये फेस और इसके पीछे वाला फेस. So total surface area of each part equals to 1/4 curved surface area of a sphere plus 2 multiplied by area of semicircular face. And this equals to 1/4 multiplied by 4 pi r square प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय हाफ पाई आर स्क्वायर, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फोर्थ पार्ट और ईच पार्ट ऑफ अ स्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24. क्वेश्चन नंबर 23 और 24 में मैच द फॉलोइंग है. एंड क्वेश्चन इज पार्ट ए 4 4 4 इज एन एपी सीरीज. Now in next column, part B, options are yes and no. So answer is 4 4 4 is an AP series. Yes, ये AP series है, क्योंकि जब हम किसी भी दो टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है. Now question number 24. In part A, mode equals to dash. In part B, 3 mean minus 2 median. Next option 3 median minus 2 mean. So answer mode equals to 3 median minus 2 mean. अब हम लोग सेक्शन बी का सॉल्यूशन करते हैं. सेक्शन बी मार्क्स 18. सेक्शन बी के लिए 18 मार्क्स है. आंसर एनी 9 क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 25 to 36. इट मींस टोटल 12 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच. सेक्शन बी में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. यूजिंग एक्लिप्स एल्गोरिथम फाइंड आउट HCF of 135 and 225. Now solution, given two numbers equals to 135 and 225. Here 225 is greater than 135. So we will divide greater number by smaller number.
अब हम लोग स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग 225 को 135 से डिवाइड करेंगे, जिससे क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 90। और इस स्टेप को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 225 इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 90। अब स्टेप 2 के लिए हम लोग इन दोनों डिजिट को लेंगे 135 एंड 90। स्टेप 2 में हम लोग 135 को 90 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 45। और स्टेप 2 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे 135 इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 45। अब स्टेप 3 के लिए हम लोग इन दो डिजिट को लेंगे 90 एंड 45। इट मीन्स 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा 2 और रिमाइंडर आएगा 0। चूंकि यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसके बाद का स्टेप नहीं होगा और स्टेप 3 को हम लोग इस तरह से लिख देंगे 90 इक्वल्स टू 45 multiplied by 2 plus 0. Thus, the HCF of 135 and 225 is 45. Now question number 26. Find LCM and HCF of 6, 72 and 122 by factorization method. Now solution. Factorization of 6, 72 and 120. अब हम लोग 6, 72 और 120 को फैक्टराइज करेंगे। तो 6 को जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2 multiplied by 3. 72 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 टू दी पावर 2 आएगा। 120 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 टू दी पावर 2 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 3 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 5 आएगा। अब हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों डिजिट्स के फैक्टर्स में देखेंगे कि मिनिमम पावर किस किस डिजिट का है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर 1 मिनिमम पावर है और 3 टू दी पावर 1 मिनिमम पावर है। ओके, तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए इस तरह से लिख देंगे here 2 to the power 1 and 3 to the power 1 are the smallest power of common factors 2 and 3 respectively. So HCF of 6, 72 and 120 equals to 2 multiplied by 3 equals to 6. अब हम लोग एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में मैक्सिमम पावर वाले डिजिट को देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 टू दी पावर 2 मैक्सिमम पावर है, 3 टू दी पावर 2 मैक्सिमम पावर है और एक 5 है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे 2 टू दी पावर 3 and 3 to the power 2 multiplied by 5 to the power 1 are the greatest powers of the prime factors 2, 3 and 5 respectively involved in the given three numbers. So LCM of these three integers equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 5 और इसे सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा 360। इसलिए LCM उन 3 डिजिट्स का हो गया 360। Now question number 27. The sum and multiplication of the zeros of a quadratic polynomial is 4 and 1 respectively. Find the quadratic polynomial. इस क्वेश्चन में 2 जीरोस का सम दिया हुआ है 4 और मल्टीप्लिकेशन दिया है 1 और इन दोनों डिजिट से हमें पॉलिनोमियल बनाना है। Now solution. Let the polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros be alpha and beta. Then alpha plus beta equals to 4 क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। नेक्स्ट अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इक्वल्स टू 1 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है और 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो हम लोग दिस इक्वल्स टू सी अपॉन ए लिख देंगे। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए का वैल्यू 1 हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए के सामने 1 लिखा हुआ है दोनों ही केस में, तो ए का वैल्यू 1 हो गया। देन बी का वैल्यू हो जाएगा -4 क्योंकि माइनस बी के सामने 4 लिखा हुआ है इसलिए बी का वैल्यू -4 हो जाएगा। और सी का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं 1 है क्योंकि सी के सामने 1 लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देंगे सी इक्वल्स टू 1। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे जो बनेगा हमारा x² - 4x + 1। चूंकि a का वैल्यू 1 है इसलिए हम लोग x² लिख दिए और b का वैल्यू -4 है तो यहाँ -4 लिख दिए और c का वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया। Now question number 28. In AP series 10, 7, 4 and -62 find the 11th term from the last. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको दो मेथड से बता रही हूँ, आप चाहे तो किसी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। यहाँ इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू 10 है और d का वैल्यू -3 है क्योंकि जब हम 7 से 10 को माइनस करेंगे तो -3 आएगा और लास्ट टर्म जो दिया हुआ है वो है -62। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे L और लास्ट टर्म इक्वल्स टू a + n - 1 d।
11 टर्म के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म का वैल्यू है -62, तो यहाँ लिख देंगे। ए का वैल्यू है 10, तो यहाँ लिख देंगे। और n-1 मल्टीप्लाइड बाय डी का वैल्यू है -3, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ लिख देंगे -3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 10 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए, तो -62 - 10 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड कर दिए, तो स्टेप हो गया -72 इक्वल्स टू n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -3 को 72 के नीचे लिख दिए, तो स्टेप हो गया -72 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू n-1। नेक्स्ट स्टेप में इसे डिवाइड कर दिए, जिससे दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गया और स्टेप हो गया 24 इक्वल्स टू n-1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -1 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ गए, तो हो गया 24 + 1 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स n का वैल्यू हो गया 25। अभी हमारा एक स्टेप पूरा हुआ है। अगला स्टेप हम लोग 11 टर्म को फाइंड करने के लिए करेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे, नाउ फाइंडिंग द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म मीन्स फ्रॉम लास्ट 25th टर्म टू 11th, यानी कि लास्ट से हम लोग आएंगे। ओके, तो ऐसा जब आप सोचते हो कि 11 टर्म निकालना है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, 25 - 11 इक्वल्स टू 14, जो कि ये करेक्ट नहीं है। ओके, तो आपको करना क्या होगा, तो इस तरह से आप रफ में लिख करके चेक कर लोगे कि 11 टर्म क्या आता है। तो हम लोग 25 से लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टोटल टर्म जो हमने निकाला वो 25 है। ओके, तो यहाँ 25 लिखेंगे, 25, 24, 23 इस तरह से लिखते हुए हम लोग जाएंगे 11 टर्म तक। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 15 जो है वो करेक्ट हुआ। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल्स टू a + n-1 d। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। an के जगह पर a11 लिख देंगे, इक्वल्स टू a का वैल्यू जो है -62 लिखेंगे। यहाँ -62 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग रिवर्स साइड से आ गए। ओके, रिवर्स साइड से 11 पोजीशन को निकाल रहे हैं और इसकी वजह से a का वैल्यू हो जाता है -62 प्लस, चूंकि 11 टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह पर 11 लिखेंगे, -1 लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाय d का वैल्यू अब 3 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग रिवर्स साइड से आ रहे हैं। जब हम लोग फॉरवर्ड साइड से जा रहे थे तो हमारा d का वैल्यू निकला था -3। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ देखिए -3 निकला था, लेकिन उस समय हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे। लेकिन अब जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 3 लिख दिए और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a11 इक्वल्स टू -62 + 30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा और फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आ जाएगा a11 इक्वल्स टू -32। सो द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। नाउ ऑल्टरनेटिव मेथड। ये मेथड बहुत छोटा है, आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके भी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। क्वेश्चन में हमारा एपी सीरीज था 10, 7, 4 ... -62, लेकिन हम लोग इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे -62, ... 4, 7, 10। यहाँ पर 10 जो है वो लास्ट टर्म हो गया और फर्स्ट टर्म जो हो गया वो -62 हो गया। तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे a इक्वल्स टू -62 एंड d इक्वल्स टू 10 - 7। इसके लिए हम लोग लास्ट टर्म से सेकंड लास्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10 - 7 इक्वल्स टू 3। अब हम लोग फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो an के जगह पर a11 लिख देंगे, a के जगह पर -62 लिख देंगे और n के जगह पर 11 लिख देंगे और d के जगह पर 3 लिख देंगे, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला। और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा a11 इक्वल्स टू -62 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -32 आएगा। इस तरह से हम लोग लास्ट स्टेटमेंट भी लिख देंगे। सो द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट इज -32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम 34 + 32 + 30 + ... +10। इस क्वेश्चन को हम लोग 2 स्टेप में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें कितने टोटल टर्म्स हैं वो निकालेंगे। ओके, तो यहाँ जो सीरीज दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग a का वैल्यू 34 हो रहा है एंड d का वैल्यू 32 - 34 इक्वल्स टू -2 हो रहा है और an जो है यानी कि लास्ट टर्म जो है वो 10 है। यहाँ देख लीजिए 10 है। अब हम लोग फार्मूला यूज करेंगे a + n-1 d इक्वल्स टू an और फिर इस फार्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे, जिसमें a का वैल्यू 34, d का वैल्यू -2 जो कि अभी हम लोगों ने निकाला और an का वैल्यू 10 है। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए इस 34 को हम लोग इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, तो स्टेप हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू 10 - 34। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो अगला स्टेप हो जाएगा
n-1 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल्स टू -34। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग -2 को n से भी मल्टीप्लाई करेंगे और -2 को -1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा -2n + 2, क्योंकि -1 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 होगा एंड दिस इक्वल्स टू -24। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 2 को इक्वल्स टू के इधर लेकर के आ जाएंगे। तो स्टेप हो जाएगा -2n इक्वल्स टू -24 -2। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -2n इक्वल्स टू -26। सो n इक्वल्स टू 13, क्योंकि ये माइनस माइनस साइन जो है कैंसिल हो गया और 26 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हमारा टर्म निकल गया कि उस सीरीज में टोटल कितने टर्म थे। अब हम लोग सेकंड स्टेप में सम निकालेंगे। सम के लिए फॉर्मूला लेंगे, फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। क्योंकि हम लोग का टोटल टर्म निकला था 13, इसलिए s के जगह पर s13 लिख देंगे और n के जगह पर 13 लिख देंगे। और a का वैल्यू सीरीज के अकॉर्डिंग 34 था, इसलिए 34 लिख देंगे और लास्ट टर्म था 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 13/2 मल्टीप्लाइड बाय 44। 34 + 10 इक्वल्स टू 44। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 से 44 को कट कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो 13 मल्टीप्लाइड बाय 22 एंड दिस इक्वल्स टू 286। सो S13 इक्वल्स टू 286। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड वैल्यू 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। नाउ सॉल्यूशन 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू और sin 60 डिग्री का वैल्यू। चूंकि यहाँ पर tan स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर है, इसलिए उस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो स्टेप हो जाता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का वैल्यू है 1, प्लस √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, माइनस √3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 और √3 को जब हम 2 टाइम्स लिखते हैं तो 3 होता है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 3 और 2 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। इसी तरह से इसका भी वैल्यू 3/4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए इन तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ 2 लिखा है लेकिन 2 की जगह पर हम लोग 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 8 + 6 - 6/4। फिर इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि +6 और -6 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 8/4 और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू 2। तो हम लोग इस तरह से लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे। सो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल्स टू 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ड्रॉ अ टेंजेंट एंड अ सेकंड पैरेलल टू द गिवन लाइन पासिंग थ्रू द सर्कल। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्कल के बाहर एक गिवन लाइन है जिसके पैरेलल में आपको एक टेंजेंट भी बनाना है और एक सेकंड भी बनाना है। तो हम लोग इस तरह से उसे ड्रॉ करेंगे। ए बी गिवन लाइन है और ये सर्कल है, और सर्कल को जो लाइन 2 पॉइंट पर कट कर रहा है वो सेकंड बन जाएगा, यानी कि CT सेकंड बन जाएगा, एंड EF जो कि सर्कल के सिंगल पॉइंट को टच कर रहा है वो टेंजेंट बन जाएगा। और लास्ट में हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिख देंगे, हेयर CD इज द सेकंड बाय इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट्स P and Q। देखिए P and Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड EF इज टेंजेंट बाय इंटरसेक्टिंग सर्कल एट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है। Now question number 32. A tangent 4 cm is drawn to circle from a point 5 cm away from its center. Then find the radius. इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 सेंटीमीटर का टेंजेंट है, और ये टेंजेंट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर पर है। ओके, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, AP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ देख लेते हैं OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड AP इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड OP इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल। OP रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा। नाउ एंगल OPA इक्वल्स टू 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री बनता है। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। यहाँ देख लेते हैं OA स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओके, फिर सबके वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो OA का वैल्यू है 5, AP का वैल्यू है 4 और OP हमें निकालना है। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 25 इक्वल्स टू 16 प्लस OP स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 16 को इक्वल्स टू किधर लेकर के आ जाते हैं, तो स्टेप हो जाता है 25 माइनस 16 इक्वल्स टू OP स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप हो जाता है 9 इक्वल्स टू OP स्क्वायर,
और चूंकि ओपी स्क्वायर का वैल्यू 9 है इसलिए ओपी का वैल्यू हो जाएगा √9 और √9 का वैल्यू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। Now question number 33. There are two concentric circles with radius 3 cm and 5 cm. Chord of bigger circle touches the small circle, then find the length of the chord. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो concentric circle है जिसमें से छोटे वाले सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर का है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर का है। तब स्मॉलर सर्कल से जो टेंजेंट टच कर रहा है उस टेंजेंट का लेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग दो स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। PQ is the chord of the larger circle which touches the smaller circle. यहाँ देख लीजिए PQ जो है वो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, यानी कह सकते हैं कि ये टेंजेंट है। We have OP equals to OQ equals to 5 cm radii of the larger circle and OR equals to 3 cm radii of smaller circle. Since PQ is the tangent to the smaller circle, therefore OR is perpendicular to the PQ. देख लेते हैं OR PQ के परपेंडिकुलर है कि नहीं। OR PQ के परपेंडिकुलर है। ओके, नाउ इन ट्रायंगल OPR एंड ट्रायंगल OQR, OPR and OQR, okay, angle ORP equals to angle ORQ, each angle 90 degree. ORP and ORQ, ORP and ORQ दोनों 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। ओके, एंड OR इक्वल्स टू OR कॉमन, ये OR इस ट्रायंगल के लिए भी है और इस ट्रायंगल के लिए भी है। नेक्स्ट है OP इक्वल्स टू OQ, रेडियस ऑफ द सर्कल, OP equals to OQ. Okay. Therefore, triangle OPR is similar to triangle OQR by RHS convergence and PR equals to RQ by CPCT. अब हम लोग स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 1 में हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग किसी भी एक ट्रायंगल को ले सकते हैं, चाहे तो इस ट्रायंगल को चाहे तो इस ट्रायंगल को। ओके, तो इन ट्रायंगल OPR इस ट्रायंगल को लिया जा रहा है और फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, OP स्क्वायर इक्वल्स टू OR स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। ओके, और फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। तो OP स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 25 क्योंकि OP का वैल्यू था 5 और OR स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 9 क्योंकि OR का वैल्यू था 3 प्लस RP स्क्वायर। तो RP स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 क्योंकि 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16। चूंकि यहाँ पर RP स्क्वायर इक्वल्स टू 16 है तो RP का वैल्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्योंकि √16 का वैल्यू हो जाता है 4। Therefore PQ equals to 2RP equals to 2 multiplied by 4 equals to 8 सेंटीमीटर। और हम लोग लास्ट स्टेटमेंट लिख देंगे Therefore PQ chord of the circle equals to 8 सेंटीमीटर। यहाँ हम लोग एक बार देख लेते हैं कि PQ 2RP के इक्वल है कि नहीं। PQ 2RP के इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ऐसा हम लोग प्रूव कर चुके थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34. द वॉल्यूम ऑफ टू सेम क्यूब्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब। इफ बोथ द क्यूब्स आर जॉइंड एंड टू एंड टुगेदर देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सेम साइज का क्यूब है जिसका वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब उन दोनों सेम साइड के क्यूब को ज्वाइन किया जाता है तो एक क्यूबॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया बताइए। तो हम लोग इस तरह से फिगर बना देंगे और क्वेश्चन में दिया है वॉल्यूम इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। वॉल्यूम की जगह पर ए क्यूब लिख देंगे और दिस इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। सो ए इक्वल्स टू 4 क्योंकि 64 का जब क्यूब निकालते हैं तो वैल्यू आता है 4। When two cubes of equal volumes are joined end to end, we get a cuboid such that its length L equals to 4 centimeter, breadth B equals to 4 centimeter, and height H equals to 4 centimeter plus 4 centimeter equals to 8 centimeter. एक बार डायग्राम को देख लेते हैं। ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर और जब दो क्यूब को ज्वाइन किए हैं तो ये जो हाइट बना है वो 8 सेंटीमीटर बन रहा है। ओके, अब हम लोग स्टेप 2 में सरफेस एरिया निकालेंगे क्यूबॉइड का। तो फॉर्मूला लिख देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय LB प्लस BH प्लस HL और फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 4। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 32 प्लस 32। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसे सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 80। इन सबको ऐड करेंगे तो 80 आ जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगा 160 और हम लोग लास्ट स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, a survey was conducted by the student of 20 families. The data of survey is given in below form based on number of members in family। और ये डाटा दिया हुआ है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम में मेंबर्स इन फैमिली लिखा हुआ है और फैमिलीज लिखा हुआ है, और यहाँ इस तरह से डाटा दिया हुआ है, यानी जिस फैमिली में मेंबर्स 1 से लेकर के 3 तक है वो फैमिली 7 है, और जिस फैमिली में मेंबर्स 3 से लेकर के 5 तक है वो फैमिली 8 है, जिस फैमिली में मेंबर 5 से लेकर के 7 है वो फैमिली 2 है। इसी तरह से जिस फैमिली में मेंबर 7 से लेकर के 9 है वो फैमिली 2 है, और जिस फैमिली में मेंबर 9 से लेकर के 11 है वो फैमिली 1 है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रीक्वेंट फैमिली 8 है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है 3 to 5। तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हियर द मैक्सिमम क्लास फ्रीक्वेंसी इज 8, यहाँ 8 है, एंड द क्लास करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज 3 to 5, 3 to 5। सो द मॉडल क्लास इज 3 to 5, यानी कि ये मॉडल क्लास हो गया। तो हम लोग लिख देंगे नाउ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 3 to 5, और इस मॉडल क्लास में हम लोग देख रहे हैं कि लोअर लिमिट 3 है, तो हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट L ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 3, और क्लास साइज निकालने के लिए हम लोग हायर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्लास साइज H इक्वल्स टू 5 - 3 इक्वल्स टू 2। अब हम लोग स्टेटमेंट में सबको अलग अलग लिख देंगे। फ्रीक्वेंसी F1 ऑफ मॉडल क्लास इक्वल्स टू 8, यहाँ देख लेते हैं F1 8 है। नेक्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी F0 ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास इक्वल्स टू 7, इसको भी देख लेते हैं, प्रीसीडिंग नंबर 7 है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास इक्वल्स टू 2, यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ सक्सीडिंग नंबर 2 है। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय H। फिर सबके वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 प्लस 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 7 माइनस 2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 2। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 3 प्लस 2 बाई 7। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में छोटे छोटे स्टेप्स को मैं बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हुआ 3 प्लस 2 बाई 7, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 3.286। ये मोड का वैल्यू है, इसलिए हम लोग लास्ट स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर द मोड ऑफ द डाटा अबव इज 3.286। Now question number 36. This is the last question of this section. There are 3 colored balls of equal size in a bag, red, brown and yellow. Kritika selects a ball from the bag without looking at the bag. Let it be selected. First is yellow, second is red. What is the probability? इसमें कह रहा है कि एक बैग में 3 कलर के बॉल हैं, रेड, ब्राउन और येलो। कृतिका एक लड़की है जो बिना देखे हुए बैग में हाथ डालती है और बॉल को निकालती है। तो इसमें से येलो बॉल और रेड बॉल का क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है? तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, सो इट इज इक्वली लाइकली दैट शी टेक्स आउट एनी वन ऑफ देम। Let Y be the event the ball taken out is yellow and R be the event the ball taken out is red. Now the number of possible outcomes is 3, क्योंकि बैग में 3 बॉल्स है तो 3 टाइम्स वो एक एक बॉल को निकाल सकती है। अब हम लोग फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन को लिखेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट Y, इट मींस येलो, इक्वल्स टू 1 प्रोबेबिलिटी है। जब कृतिका बैग से बॉल निकालती है तो येलो बॉल एक बार ही निकलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 लिख रहे हैं। Therefore probability of yellow ball equals to 1/3, क्योंकि टोटल बॉल 3 है और प्रोबेबिलिटी येलो बॉल का 1 है। अब हम लोग सेकंड पार्ट के लिए आंसर लिखेंगे। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट आर, यानी कि रेड बॉल, इक्वल्स टू 1। यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट होगा। Therefore probability of red ball equals to 1/3। अब हम लोग सेक्शन सी का सॉल्यूशन करेंगे। सेक्शन सी के लिए आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। Answer any 6 questions by calculating as per the following questions. Question number 37 to 45. It means 9 questions. Each 3 marks. Section C में क्वेश्चन नंबर 37 से 45 तक है, यानी कि टोटल 9 क्वेश्चंस है, और इन 9 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। Now question number 37. Find zeros of the quadratic equation
4s square minus 4s plus 1. Verify the relationship between the zeros and the coefficient of the equation. इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोस निकालना है और जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. So solution, quadratic polynomial px equals to 4s square minus 4s plus 1 and we know that px equals to 0. तो अब लोग ps के जगह पर इस वैल्यू को लिख देंगे. तो स्टेप हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब हम लोग माइनस 4s को स्प्लिट करके 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो हमारा स्टेप हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब हम लोग इन दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों टर्म्स से भी कुछ कॉमन निकाल लेंगे. तो हमारा स्टेप हो जाएगा 2s इन ब्रैकेट 2s माइनस 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 2s माइनस 1. अब एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो कॉमन निकाला गया वो सही है कि नहीं. तो जब 2s को हम 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4s स्क्वायर होता है और जब 2s को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2s होता है. अब यहाँ देख लेते हैं माइनस 1 को जब 2s से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 2s होता है और माइनस 1 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस 1 होता है. इट मीन्स ये जो कॉमन हम लोगों ने निकाला है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और जो बिना ब्रैकेट का लिखा हुआ है टर्म उसको भी एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे. तो स्टेप हो जाता है 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1. ओके एंड दिस इक्वल्स टू 0. अब जीरोस निकालने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट स्टेप में 2s का वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस 1 को जब इक्वल्स टू किधर लेकर के जाएंगे तो 1 हो जाएगा. तो यहाँ भी 2s इक्वल्स टू 1 और यहाँ भी 2s इक्वल्स टू 1. सो s इक्वल्स टू 1/2 दोनों ही केस में. ओके अब इसे हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे. देयरफॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 1/2 कॉमा 1/2. अब हम लोग इसे वेरीफाई करेंगे. सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 क्योंकि ये दो जीरोस अभी हम लोगों ने निकाला है और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/2 और जब इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/1. यहाँ मैं इसे सर्कल की हूँ और रेड से कुछ लिखी हूँ ये बाद में समझाऊंगी. ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू 1/1 जो कि हम लोगों ने यहाँ निकाला है. Next, product of zeros equals to 1/2 multiplied by 1/2 and this equals to 1/4 and this equals to also constant term divided by coefficient of s square. अब हम लोग एक बार चेक करते हैं जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप सही है कि नहीं. तो यहाँ क्वेश्चन पे दिया हुआ है कि s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है. s स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ 1 दिया हुआ है लेकिन यहाँ s स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 दिया हुआ है. तो हम लोग इसको भी 4 करने के लिए करेंगे 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 4. जब हम डिनोमिनेटर में किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाइड बाय 4/4. तो क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 4/4. अब यदि यहाँ पर ये 4/4 हो गया तो कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ s का वैल्यू क्या हो जाएगा 4. अब एक बार हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को टैली करते हैं तो देखिए यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ s का वैल्यू क्या दिया हुआ है -4 और ये माइनस जो साइन आया है वो इस माइनस साइन से आया है. ओके प्लस 1. अब हम लोग कांस्टेंट टर्म को देख लेते हैं कि 1 है कि नहीं. तो कांस्टेंट टर्म के सामने 1 लिखा है. इट मींस कि जो रिलेशनशिप है जीरोज एंड कोएफिशिएंट का वो बिल्कुल सही है. Now next question, find zeros of quadratic equation s square minus 2s minus 8. Verify the relationship between the zeros and coefficient of the equation. Same type का क्वेश्चन है बस इक्वेशन बदला हुआ है. ओके तो हम लोग लिखेंगे px equals to x square minus 2x minus 8 और फिर यहाँ भी हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा स्टेप x square minus 4x plus 2x minus 8. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों टर्म से भी कुछ कॉमन निकाल देंगे. तो जब इन दोनों टर्म से कॉमन निकालते हैं तो x निकलता है और इन ब्रैकेट हो जाता है x माइनस 4 प्लस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 4. एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग. जब x को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर होता है और जब x को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4x होता है प्लस जब 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x होता है और जब 2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 होता है. इट मींस कि ये स्टेप बिल्कुल सही है.
नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ब्रैकेट के टर्म को लिखेंगे और जिसको कॉमन लिए थे उसे भी ब्रैकेट में करके लिखेंगे। तो कॉमन वाले टर्म को जब हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो होता है x प्लस 2। ओके, अब इस टर्म से x का वैल्यू हो जाएगा 4 और इस टर्म से x का वैल्यू हो जाएगा -2। इसके कॉन्सेप्ट को मैं ऊपर समझा चुकी हूँ तो अभी नहीं समझा रही हूँ। सो अल्फा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे। सो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 प्लस -2, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 4 है और बीटा का वैल्यू -2 है, इसलिए हम लोग -2 को यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिए और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2। एंड ऑल्सो सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। फिर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग माइनस साइन को डायरेक्टली लिख देंगे और इस वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे एंड डिवाइडेड बाय 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं चाहे तो नहीं लिख सकते, लेकिन x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के लिए हमें इसकी भी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 लिख दी हूँ। Now product of zeros alpha multiplied by beta equals to 4 multiplied by -2 and this equals to -8, and also product of zeros equals to constant term divided by coefficient of x square and this equals to -8 and divided by 1। जैसे यहाँ पर divided by 1 मैंने लिखा था इसी तरह से यहाँ भी लिख दिया divided by 1। अब हम लोग क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था उससे जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप को टैली कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो जहाँ कुछ भी नहीं है तो उसे हम 1 मान सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ इस केस में भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 क्योंकि इसके सामने में लिखा हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट -2। अब हम लोग देख लेते हैं x का कोएफिशिएंट क्या है, -2। ओके, -8 यानी कि कांस्टेंट का वैल्यू हो जाएगा -8। इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -8। इट मींस जो हम लोग जीरोस निकाले थे वो बिल्कुल सही था। Now question number 39. Find the solution of the linear equation by substitution method and equations are 9x minus 4y equals to 20 and 7x minus 3y equals to 20. Now solution. According to question, there are two linear equations. First, 9x minus 4y equals to 20. इसको हम लोग equation 1 मान लेंगे and 7x minus 3y equals to 20. इसको हम लोग equation 2 मान लेंगे। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से या तो x टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y टर्म में। तो मैं ले रही हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को हम लोग x टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन है 9x minus 4y equals to 20। तो इसमें हम लोग -4y को equals to के इधर लेकर के आ जाएंगे। तो हमारा स्टेप हो जाएगा 9x equals to 20 plus 4y। अब चूंकि x के टर्म में हमें वैल्यू निकालना है इसलिए इस 9 को 20 plus 4y के नीचे लिख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इक्वल्स टू 20 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9 और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू निकला है उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक बार इक्वेशन 2 को देख लेते हैं। इक्वेशन 2 है 7x minus 3y equals to 20। तो इस x के जगह पर हम लोग इस वैल्यू को लिख देंगे। ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन को देखते हुए मैच कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय x, तो x के जगह पर हम लोग लिखें 20 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9, 20 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 9 एंड माइनस 3y एंड दिस इक्वल्स टू 20 एंड 20। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 7 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप हो जाएगा हमारा 140 प्लस 28y डिवाइडेड बाय 9 एंड होल इन ब्रैकेट माइनस 3y इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3y को 3y अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो हमने लिखा 140 प्लस 28y डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 एंड दिस होल इक्वल्स टू 20। अब यहाँ एलसीएम निकाल करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप हो जाएगा 140 प्लस 28y माइनस 27y होल डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस इक्वल्स टू 20। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा 140 प्लस 28y माइनस 27y इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 9।
ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इस 140 को इक्वल टू को इधर लेकर के आ जाएंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप हो जाएगा 28y माइनस 27y इक्वल टू 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एंड माइनस 140। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा y और जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 40। इट मीन्स y का वैल्यू हो गया 40। अब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 को देख लेते हैं। ये इक्वेशन 3 है। यहाँ जब y के वैल्यू को पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू जो आएगा वो x का वैल्यू होगा। ओके, तो यहाँ मैंने इक्वेशन 3 को फिर से लिख रखा है। तो यहाँ से हम लोग टैली करते हैं। x इक्वल टू 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 40। देख लीजिए 20 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय y है, तो y का वैल्यू हम लोग लिख दिए 40 एंड होल डिवाइडेड बाय 9। और नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा x इक्वल टू 20 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 90, 160। ओके, एंड दिस इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9। और जब इसे रिड्यूस करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 20। अब हमारे पास x और y दोनों का वैल्यू आ गया, तो हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन आर x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल्स टू 40। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट निकालना है। नाउ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 equals to 11 by 13 where x is not equals to minus 4 and 7। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब इस तरह के टर्म होते हैं और एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग डायरेक्टली इसे ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। तो हम लोग इसका एलसीएम इस तरह से लिखेंगे x प्लस 4 इन ब्रैकेट एंड x माइनस 7 इन ब्रैकेट और इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टेप हो जाएगा x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस होल इक्वल्स टू 11 by 30। और अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक प्लस x है और एक माइनस x है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग -7 और -4 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा -11। इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 11 है और यहाँ भी 11 है, तो ये दोनों 11 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये साइन रह जाएगा और ये साइन 30 के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चला जाएगा। तो हमारा स्टेप हो जाएगा x प्लस 4 इन ब्रैकेट x माइनस 7 इन ब्रैकेट एंड दिस इक्वल्स टू -30। यहाँ ये माइनस साइन यहाँ से आ गया। ओके, अब हम लोग इस स्टेप को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन आता है, या तो आइडेंटिटी यूज कर ले या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करें। तो मैं आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने बता रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आइडेंटिटी बच्चे भूल जाते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। डायरेक्ट x को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, और फिर x को हम लोग -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -7x, और फिर हम लोग इस +4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +4x, और इस +4 को फिर -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -28 एंड -30 को इक्वल्स टू के इधर लिख देंगे तो वो हो जाएगा +30 एंड दिस होल इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग x की वैल्यू को निकाल ले रहे हैं। तो स्टेप हो जा रहा है x स्क्वायर -3x -28 +30 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमारा स्टेप हो जा रहा है x स्क्वायर -3x +2 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। ओके, तो हमारा स्टेप हो जाएगा x स्क्वायर -2x -x +2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों टर्म से भी कुछ कॉमन निकालेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा x इन ब्रैकेट x -2 -1 इन ब्रैकेट x -2। इन दोनों स्टेप्स के कॉन्सेप्ट को मैं पहले बता चुकी हूँ, तो यहाँ नहीं समझा रही हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख देंगे x -2 एंड x -1 इन ब्रैकेट एंड दिस होल इक्वल्स टू 0। अब जीरोस निकालने के लिए हम इन टर्म्स को इस तरह से लिख देंगे x -2 इक्वल्स टू 0 एंड x -1 इक्वल्स टू 0, जिससे x का वैल्यू आ जाएगा 2 और x का वैल्यू आ जाएगा 1, और फिर हम लोग लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। Now question number 41. Find the coordinate of the points dividing the line segment connecting points 4, -1 and -2, -3 in 3 equal parts. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उस लाइन सेगमेंट के फर्स्ट एंड पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 4, -1, और सेकंड एंड पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, -3। ओके, और आपको इस क्वेश्चन में इस डिवाइडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ओके, तो इस डायग्राम को हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हुए लिखेंगे a b
ए की जगह पर हम लोग 4 -1 लिख देंगे और बी की जगह पर -2 -3 लिख देंगे और इस लाइन सेगमेंट को हम लोग पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर कट कर रहे हैं, जिससे ये लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्ट हो रहा है और तीनों ही पार्ट्स इक्वल हो रहा है। और हम लोग इस तरह से लिख देंगे देयरफॉर AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। इसे हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। ओके और इस लाइन सेगमेंट पर जो ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है और ये Q पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और P पॉइंट यहाँ पर है, तो ये 2 पार्ट्स P के राइट साइड में है और 1 पार्ट P के लेफ्ट साइड में है। इसी तरह से Q पॉइंट पर लाइन सेगमेंट का 1 पार्ट राइट साइड में है एंड 2 पार्ट्स लेफ्ट साइड में है। ओके अब हम लोग P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला लेंगे और चूंकि P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग लिखेंगे P x y एंड दिस इक्वल्स टू सेक्शन फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड फॉर y m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके इस डायग्राम को मैं यहाँ फिर से ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि m1 m2 को समझाना है। तो P पॉइंट के लिए m1 ये 1 वाला पार्ट हो गया और m2 ये 2 वाला पार्ट हो गया। ओके अब हम लोग इस फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। तो px कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग लिखेंगे m1 का वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाय x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय x1 का वैल्यू 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 का वैल्यू है 1 और m2 का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 और फिर इसे सॉल्व करेंगे। ओके तो सॉल्व करने पर आ जाएगा -2 + 8 डिवाइडेड बाय 3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6/3 और फिर इसे रिड्यूस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2, यानी कि P पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। अब P के y कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ है m1, तो m1 का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय y2 का वैल्यू है -3, यहाँ लिखेंगे -3 प्लस m2 का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय y1 का वैल्यू है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो लिखेंगे m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू 1 + 2 और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा -5/3। इट मींस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकल गया और वो है 2 एंड -5/3। अब हम लोग Q पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उसके लिए भी सेक्शन फार्मूला का ही यूज करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा -4 + 4 डिवाइडेड बाय 3, जो कि -4 और +4 कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 0 और 0/3 = 0। अब हम लोग Q के y कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू हो जाएगा m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय y2 का वैल्यू है -3, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय -3 प्लस m2 का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय y1, तो y1 का वैल्यू है -1, तो यहाँ लिखेंगे -1 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ m1 का वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस m2 का वैल्यू है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ जाएगा -6 - 1 डिवाइडेड बाय 3 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -7/3, यानी कि अब Q पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट्स निकल गया और वो कोऑर्डिनेट्स है 0 एंड -7/3। Now question number 42. Find the ratio in which the x-axis divides the line segment connecting the point A 1 - 5 and B -4 5. Also find the coordinates of the point dividing the line segment. इस क्वेश्चन में भी एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया गया जिसके लाइन सेगमेंट का फर्स्ट टर्मिनल में कोऑर्डिनेट्स है 1 - 5 और सेकंड टर्मिनल में कोऑर्डिनेट्स है -4 5 और यहाँ इस क्वेश्चन में करा है कि इस लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड किया गया है उसके रेशियो को बताइए और साथ में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को भी बताइए। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे लेट द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1 - 5 and B -4 5 is divided by x axis B k:1। यहाँ हमने लिख भी दिया है k:1। ओके If the ratio in which P divides AB is k:1, then the coordinates of the point P will be this. Okay.
जब इस तरह से किसी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उसके रेशियो को पूछा जाता है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं ax2 plus x1 divided by k plus 1 and ay2 plus y1 divided by k plus 1. Therefore, coordinates of the point of division are this one. और यहाँ हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूला में क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ था उसके वैल्यू को पुट किए। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ लिखा है k, तो हम लोग यहाँ k लिख दिए एंड x2, तो x2 का वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ लिखा -4 प्लस x1, तो x1 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिखा 1 और होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो यहाँ लिख दिया होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड नेक्स्ट k, तो k लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय y2, तो y2 का वैल्यू है 5, तो हमने यहाँ लिखा 5 प्लस y1, तो y1 का क्या वैल्यू है -5, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस मर्ज होकर के माइनस एंड 5, ओके एंड होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1. We know that y coordinate of any point on x axis is 0. हमें पता है कि x axis पर y coordinate हमेशा 0 ही रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस y coordinate को वैल्यू को ले लेंगे और this equals to 0 लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिख रहे हैं therefore 5k minus 5 this one divided by k plus 1 this one and whole equals to 0. अब यहाँ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 5k minus 5 equals to 0 and multiplied by k plus 1 इन ब्रैकेट, ओके, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0. नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे इस -5 को इक्वल टू के इधर लेकर के चले जाएंगे और फिर k का वैल्यू निकाल देंगे 5/5 एंड दिस इक्वल्स टू 1. देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स इन इट द रेशियो 1:1, क्योंकि जब हम लोग डिवाइड किए थे तो यहाँ रेशियो माना था k:1 और अब जब हम लोग k का वैल्यू निकाल रहे हैं तो k का वैल्यू आ रहा है 1, तो रेशियो क्या हो गया 1:1, ओके एंड डिवीजन पॉइंट क्या हो जाएगा, अब जहां जहां k लिखा हुआ था वहां हम लोग 1 लिख देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1. एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए -4 और यहाँ k लिखा हुआ है और यहाँ भी k लिखा हुआ है, इन दोनों जगह पर हम लोग 1 लिख रहे हैं. इसी तरह y कोऑर्डिनेट के लिए भी यहाँ k लिखा है और यहाँ k लिखा है, तो इन दोनों जगह पर भी 1 लिखेंगे, ओके. तो यहाँ देख लीजिए -k मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 फॉर दिस -5 मल्टीप्लाइड बाय 1 -5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो स्टेप हो जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 5 - 5 डिवाइडेड बाय 2 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा -3/2 एंड दिस इक्वल्स टू 0, क्योंकि 5 - 5 0 हो जाएगा एंड 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 0. So the coordinates of the points are -3/2 and 0. Now question number 43. The cost of fencing a circle-shaped farm is rupees 5,280 at the rate of rupees 24 per meter. If the rate of plowing the farm is rupees 0.50 per meter square, find cost of plowing होल फील्ड. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फार्म है सर्कुलर शेप में, ओके, और उस सर्कुलर शेप के फार्म के फेंसिंग का कॉस्ट ये दिया हुआ है 5,280 रुपीज और फेंसिंग करवाने का जो रेट है वो है रुपीज 24 पर मीटर. यदि उस फील्ड को प्लोइंग कराना है और उस प्लोइंग का रेट यदि इस तरह का है यानी कि रुपीज 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो पूरे फार्म को प्लोइंग करवाने का क्या कॉस्ट होगा, ओके. तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे लेंथ ऑफ द फेंस इन मीटर्स इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट. तो टोटल कॉस्ट का वैल्यू है 5,280 एंड डिवाइडेड बाय रेट का वैल्यू है 24. यहाँ देख लीजिए 24. इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 220. सो सर्कमफेरेंस ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 220 मीटर. यहाँ फील्ड चूंकि सर्कुलर है इसलिए उसके लेंथ को सर्कमफेरेंस कहेंगे, ओके. और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और हम लोग मान लेंगे कि जिस सर्कुलर फार्म की बात हो रही है उसका रेडियस r है, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर इफ r मीटर्स इज द रेडियस ऑफ द फील्ड देन 2πr इक्वल्स टू 220, क्योंकि सर्कमफेरेंस का वैल्यू निकला था 220, ओके. और फिर हम लोग पाई के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय r इक्वल्स टू 220 और फिर इससे r का वैल्यू निकालेंगे. तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा 220 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 35. इट मींस कि रेडियस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 35 मीटर. अब हम लोग एरिया निकालेंगे. नाउ एरिया ऑफ द फील्ड पाई आर स्क्वायर. अब इस फॉर्मूला में r के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा पाई 35 होल स्क्वायर. अब अगले स्टेप में हम लोग पाई के वैल्यू को भी पुट कर देंगे
22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35 एंड मल्टीप्लाइड बाय 35। 35 के स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हैं। अब इस 7 से 35 को कट कर देंगे तो हो जाएगा वैल्यू 22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 35, और चूंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देंगे मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू ₹0.50, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल फील्ड के प्लॉइंग का कॉस्ट क्या हो जाएगा? ₹22 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 35 मल्टीप्लाइड बाय 0.50। ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ निकाले थे एरिया ऑफ द फील्ड, उसी वैल्यू को यहाँ लिखा गया। ओके, और फिर इसे सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1925। इट मीन्स की प्लॉइंग का कॉस्ट जो है ₹1925 हुआ। Now question number 44. The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area formed by minute hand in 5 minutes. इस क्वेश्चन में कर रहा है कि एक क्लॉक के मिनट हैंड का लेंथ 14 सेंटीमीटर है और उस क्लॉक में जब 5 मिनट्स क्रॉस कर रहा है तो जितने एरिया को कवर कर रहा है मिनट हैंड उसके एरिया को बताओ। So solution, in 60 minutes minute hand completes one rotation and this equals to 360 degree. So in 1 minute, minute hand complete 360 upon 60 and this equals to 6 degree. So in 5 minutes, minute hand complete 6 degree multiplied by 5 and this equals to 30 degree. Therefore, the area swept by the minute hand in 5 minutes will be the area of a sector of 30 degree in a circle of 14 centimeter radius. क्लॉक में जो मिनट हैंड के थ्रू 5 मिनट में एरिया को कवर किया गया वो शेप सेक्टर का शेप होता है। ओके, और उस एरिया को निकालने के लिए हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा थीटा का वैल्यू हम लोग का निकला था 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू ले देंगे 22/7 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू लिख देंगे 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 क्योंकि मिनट हैंड का जो लेंथ था वो था 14। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसे रिड्यूस कर देंगे और 7 से 14 को कट कर देंगे तो स्टेप हो जाएगा 3/36 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। फिर इसे रिड्यूस करेंगे तो हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 14। फिर इसे कट करेंगे तो हो जाएगा स्टेप 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 22 मल्टीप्लाइड बाय 14। फिर हम लोग इन दोनों को रिड्यूस करेंगे तो स्टेप हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 3, और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3। चूंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट स्टेप में लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल इक्वल्स टू 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now question number 45. This is the last question of this section. 5 playing cards 10, Jack, Queen, King and Ace all facing downwards. After the shuffling, one card is taken out randomly. Now first question, find the probability that card is Queen. Now next question, if the Queen is placed aside and another card is picked, what is the probability that the card is Ace and Queen? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 प्लेइंग कार्ड्स है जिसे सफल करके रेंडमली एक कार्ड को निकाला जा रहा है, और फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वीन कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, और सेकंड क्वेश्चन है कि यदि प्लेइंग कार्ड्स में से क्वीन को एक साइड में रख दिया जाए तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एंड क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। नाउ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल्स टू 5, टोटल नंबर्स ऑफ क्वीन इन 5 प्लेइंग कार्ड इक्वल्स टू 1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन कार्ड इक्वल्स टू 1/5। Now second part of the question, when the queen drawn and put aside, the total number of remaining cards equals to 4. Now first part of the question, total number of aces in remaining cards equals to 1. So probability of as equals to 1/4. Now second part of the question, as queen is already drawn, therefore the number of queens will be 0. So probability of queen card equals to 0/4 and this equals to 0. सेक्शन डी के लिए 20 मार्क्स है। कैलकुलेट द आंसर ऑफ एनी 5 क्वेश्चंस बाय कैलकुलेटिंग एज पर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 to 53, इट मींस टोटल 8 क्वेश्चंस, ईच 4 मार्क्स। सेक्शन डी के लिए 20 मार्क्स है और इस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 46 से स्टार्ट होते हुए 53 तक जाता है, यानी कि टोटल 8 क्वेश्चंस है, और इन 8 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। So question number 46, write and prove Pythagoras theorem. Answer, Pythagoras theorem.
In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides. Now for proving, first step में हम लोग given लिखेंगे. ABC is a right angle triangle in which angle ABC equals to 90 degree. Next step में हम लोग to prove लिखेंगे और लिखेंगे AC square equals to AB square plus BC square. नेक्स्ट स्टेप में प्रूविंग करने के लिए चूंकि हम लोग को कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC. ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और B एंगल पर 90 डिग्री है. इस ट्रायंगल के AC साइड में हम लोग BD लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही यहाँ लिखा गया कंस्ट्रक्शन. ओके, जब AC साइड पर BD लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ABC ट्रायंगल में दो अलग अलग ट्रायंगल बन जाता है, ABD और फिर बन जाता है DBC. ओके, तो हम लोग फर्स्ट स्टेप में ट्रायंगल ADB को ट्रायंगल ABC से सिमिलर प्रूव करेंगे और उससे एक इक्वेशन बन जाएगा. फिर सेकंड स्टेप में हम लोग ट्रायंगल DBC को ट्रायंगल ABC से सिमिलर प्रूव करेंगे और उससे भी एक इक्वेशन बन जाएगा. फिर उन दोनों इक्वेशन से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC वी हैव एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन. ट्रायंगल में देख लेते हैं. ABC ट्रायंगल में एंगल A है और यदि हम लोग ADB ट्रायंगल की बात करें तो इसमें भी एंगल A है, इसलिए हम लोग ये स्टेटमेंट दे रहे हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, यानी कि एंगल A दोनों के लिए कॉमन है. नेक्स्ट स्टेप है एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ABC ईच इक्वल टू 90 डिग्री. इसे भी हम लोग फिगर में देख लेते हैं. एंगल ADB 90 डिग्री बना रहा है और एंगल ABC ये भी 90 डिग्री बना रहा है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है. फिर हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सो AD अपॉन AB एंड दिस इक्वल्स टू AB अपॉन AC. और जब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू AD मल्टीप्लाइड बाय AC, AD मल्टीप्लाइड बाय AC. इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे. नाउ इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC वी हैव, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एंगल C इक्वल्स टू एंगल C कॉमन. ये भी इसमें देख लेते हैं. ट्रायंगल ABC में एंगल C है और ट्रायंगल BDC में भी एंगल C है. इट मींस दोनों में कॉमन है, तो यही स्टेटमेंट लिखा गया है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग लिख रहे हैं एंगल BDC इक्वल्स टू एंगल ABC. अब ये भी देख लेते हैं. एंगल BDC यहाँ पर ये 90 डिग्री है और एंगल ABC यहाँ 90 डिग्री है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, यानी कि दो स्टेटमेंट हमें मिल गया. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC बाय AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया. सो वी कैन राइट CD अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन AC. फिर इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू CD मल्टीप्लाइड बाय AC. ओके, और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड करेंगे. आपके कन्वीनियंट के लिए मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को फिर से लिख दी हूँ. आपको इसे एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है. ओके, क्योंकि हम लोग दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं तो सामने सामने रहे तो समझ में जल्दी आ जाता है. ओके, और जब भी दो इक्वेशन को ऐड किया जाता है तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसे राइट हैंड साइड में ही लिखते हैं और जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होता है उसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखते हैं. ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है AB स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर. फिर इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है BC स्क्वायर, तो हम लोग प्लस करके BC स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं. एंड दिस इक्वल्स टू इक्वेशन 1 के राइट साइड में लिखा है AD मल्टीप्लाइड बाय AC, तो हम लोग इसे एक ब्रैकेट में लिख देंगे AD मल्टीप्लाइड बाय AC. फिर इक्वेशन 2 में देखते हैं. इक्वेशन 2 में लिखा है CD मल्टीप्लाइड बाय AC, तो हम लोग इसे भी प्लस करके ब्रैकेट में लिख देंगे CD मल्टीप्लाइड बाय AC. अब इस स्टेप में हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म में जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है AC है, तो हम लोग AC को कॉमन निकाल लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC, दोनों का कॉमन बाहर निकाल लिए एंड मल्टीप्लाइड बाय AD लिख दिए प्लस एंड CD. ओके, फिर हम लोग इस टर्म को ट्रायंगल में देखेंगे कि ये क्या कोई साइड बना रहा है या नहीं बना रहा है. तो AD प्लस CD, यहाँ देखते हैं AD प्लस CD यानी कि AC साइड बना रहा है, तो इसकी जगह पर हम लोग AC लिख सकते हैं. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB स्क्वायर
plus BC square equals to AC multiplied by AC, this one, okay? और AC multiplied by AC को हम लोग AC square लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा AB square plus BC square equals to AC square। यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट में लिख देंगे hence proved। Now next question, question number 47. Prove that ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of the corresponding sides of the triangle. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करें दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे गिवन से, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल बनाएंगे ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर equals to BC upon QR whole square equals to CA upon RP whole square। यही हमें प्रूव करना है। So for finding the areas of two triangles, we draw altitude AM and PN of the triangle। इसके लिए हम लोग दो altitude को इन दोनों ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहे हैं, AM and PN, ओके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाता है नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC मल्टीप्लाइड बाय AM। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया को निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हो गया हाफ इंटू बेस BC एंड एल्टीट्यूड AM, ओके। एंड इस ट्रायंगल के लिए हो जाएगा स्टेटमेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय QR दिस वन मल्टीप्लाइड बाय PN दिस वन, ओके। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू हाफ BC मल्टीप्लाइड बाय AM जैसा कि यहाँ पे था, डिवाइडेड बाय हाफ QR मल्टीप्लाइड बाय PN जैसा कि यहाँ पर था। उसके बाद हम लोग हाफ हाफ को कट कर देंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा BC मल्टीप्लाइड बाय AM डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाइड बाय PN। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM, डायग्राम में देख लेते हैं ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQM, इन दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, ओके। चूंकि हम लोग को पता है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्रायंगल का एंगल B और एंगल Q इक्वल होगा। तो हम लोग ये लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, रीजन भी यहाँ लिख देंगे, एंड एंगल M इक्वल्स टू एंगल N। इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं, एंगल M 90 डिग्री है और एंगल N भी 90 डिग्री है, तो हम लोग ये भी यहाँ लिख सकते हैं each is of 90 degree. So triangle ABM is similar to triangle PQM. AA similarity criterion. यहाँ देख सकते हैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और इससे हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा AM अपॉन PN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू CA अपॉन RB, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, ओके। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए, तो हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से एक नया स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें होगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो हमें प्रूव करना था, इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। यहाँ से आ गया इक्वेशन 3 से AB अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय AM अपॉन PM। अब AM अपॉन PM कहाँ से आया उसको देखते हैं हम लोग। इक्वेशन 1 में ऐसा था, यहाँ आपके कन्वीनियंट के लिए मैं फिर से लिख दी हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं लिखना है, ओके। आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिखा गया है। इस स्टेटमेंट में AB अपॉन PQ इक्वेशन 3 से आ गया और AM अपॉन PN इक्वेशन 1 से आ गया, क्योंकि इक्वेशन 1 में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू था BC मल्टीप्लाइड बाय AM डिवाइडेड बाय QR मल्टीप्लाइड बाय PN। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ AM अपॉन PN को यहाँ पर लिख दे रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू है BC अपॉन QR एंड दिस इक्वल्स टू है CA अपॉन RP, ओके। तो ये हमारा नया स्टेटमेंट बन गया। अब हम लोग इस स्टेप से नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग इक्वेशन 2 का हेल्प लेंगे। तो इक्वेशन 2 को मैं यहाँ फिर से लिख दी हूँ, आपको इसे नहीं लिखना, मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, ओके। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ मल्टीप्लाइड बाय AB अपॉन PQ। क्यों? क्योंकि AM अपॉन PN इक्वल्स टू है AB अपॉन PQ, जैसा कि हम लोग इक्वेशन 2 बनाए थे। यहाँ हम लोग AM अपॉन PN के जगह पर लिख दिए AB अपॉन PQ, ओके। और फिर जब हम लोग
ए बी मल्टीप्लाइड बाय ए बी लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू लिखेंगे तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इक्वेशन 3 के हेल्प से नेक्स्ट स्टेप बनाएंगे। तो इक्वेशन 3 में क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी। यहाँ भी जो मैं इक्वेशन 3 लिखी हूँ वो आपके कन्वीनियंट के लिए लिखी हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, तो हम लोग इस इक्वेशन को देखते हुए इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर, जैसा कि यहाँ था। और एबी अपॉन पीक्यू इक्वल्स टू क्या है, बीसी अपॉन क्यूआर एंड दिस इक्वल्स टू क्या है, सीए अपॉन आरपी। तो इन सब का भी हम लोग होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका होल स्क्वायर यदि करते हैं तो सबका होल स्क्वायर आसानी से लिखा जा सकता है। ओके, तो हमारा लास्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इक्वल्स टू एबी अपॉन पीक्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यूआर होल स्क्वायर इक्वल्स टू सीए अपॉन आरपी होल स्क्वायर। और यही हमें प्रूव करना था, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन 48, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन एंड राइट द स्टेप्स of dividing a 7.6 centimeter line segment in ratio 5:8। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करके उसे 5:8 के रेशियो में डिवाइड करें, साथ ही उसके स्टेप्स को भी लिखें। तो इसके लिए हम लोग इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। पहले लाइन सेगमेंट बनाएंगे ए बी और वो होगा 7.6 सेंटीमीटर का, और उसके बाद हम लोग ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल बनाएंगे और उस एक्यूट एंगल के इस साइड को जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है 13 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 + 8 होता है 13। ओके, इसके बाद लास्ट कट यानी कि 13 कट से हम लोग एक लाइन को ज्वाइन करेंगे बी पॉइंट पर। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 5th कट के पास से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे जो सी पॉइंट पर जाएगा, और ये लाइन A13 एंड बी के पैरेलल होगा। ओके, और इन दोनों लाइन को पैरेलल करने के लिए हम लोग आर्क का भी हेल्प ले सकते हैं। अब हम लोग स्टेप लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप, draw a line segment AB equals to 7.6 centimeter. Next step, draw a ray AC making any acute angle with AB as shown in the figures, जैसा कि आपको समझाया मैंने फिगर में। Third step, on ray AC starting from A mark 5 + 8 equals to 13 equal line segments like AA1, A1, A2, A2, A3, likewise A12, A13. Next step, join A3B. Next step, from A5 draw A5P parallel to A13B. सब कुछ समझा चुके हैं आपको डायग्राम में, meeting AB at C. Next step, thus C divides AB in the ratio of 5:8. On measuring the two parts, we find AC equals to 2.9 centimeter and PB equals to 4.7 centimeter approximately. Now justification, ये justification optional है। तो जस्टिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी A13 CA5 इज पैरेलल टू BA13। एक बार फिगर को देख लेते हैं। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी A13। इस ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल है। ओके, therefore we can write triangle AC5 is similar to triangle AB13. So AC upon CB equals to AA5 divided by A5 A13, and this equals to 5/8. So last statement is AC ratio CB equals to 5:8. Now next question, question number 49. Draw a circle of 6 centimeter. Construct pair of tangents to a circle from a point 10 centimeter away from its center. Write steps as well. इस क्वेश्चन में कर रहा है एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाइए और सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से दो टेंजेंट सर्कल पर बनाइए, साथ ही इसके स्टेप्स को भी लिखिए। इस कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सर्कल के सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट फिक्स करेंगे P, और P पॉइंट से दो टेंजेंट इस सर्कल पर ड्रॉ करेंगे PQ एंड PR। उसके बाद PQ लाइन सेगमेंट को आर्क बनाते हुए बाइसेक्ट करेंगे और फिर इसका भी नेमिंग कर देंगे X एंड Y। ओके, और फिर ये ज्वाइनिंग लाइन जहां पर PQ को टच करता है उसे भी एक नेमिंग दे देंगे M। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग MO या MP को रेडियस मानते हुए एक और सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग स्टेप्स लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप, टेक अ पॉइंट O एज सेंटर एंड 6 सेंटीमीटर रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। Next step,
Take a point P such that OP equals to 10 centimeter. Next step, with O and P as centers, the radius more than half of OP, draw arcs above and below OP to intersect at X and Y. ये सब कुछ आपको मैं डायग्राम में समझा चुकी हूँ. Next step, join XY to intersect OP at M. Next step, with M as center and OM as radius, draw a circle to intersect the given circle at Q and R. Next step, join PQ and PR, and PQ and PR are the required tangents where PQ equals to PR equals to 8 centimeter. यहाँ डायग्राम में समझा देती हूँ. जब हम लोग इस तरह का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और P and Q या P and R को मेजर करेंगे तो 8 सेंटीमीटर होगा. ओके. Now next question, question number 50. A tree that breaks due to a storm and bends in such a way that it touches the ground in a way that makes a measure of 30 degree with the ground. If the distance between the trunk touching the ground and the foot of the tree is 8 centimeter, then find the height of the tree. इस क्वेश्चन को मैं डायग्राम से ही समझाती हूँ कि इसमें क्या कहा जा रहा है. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्री है, ये ट्री है, ओके, जो स्टॉर्म के कारण टूट गया और टूटने के बाद इस तरह से बेंड हुआ है. और जब वो बेंड होता है तो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाता है. और ये टूटी हुई टहनी जिस पॉइंट पर टच कर रहा है ग्राउंड पर, वहां से ट्री के रूट तक का डिस्टेंस 8 मीटर है. तो हमें ट्री का हाइट बताना है. तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. लेट द हाइट ऑफ द ट्री इक्वल्स टू AB प्लस AD एंड गिवन दैट BD इक्वल्स टू 8 मीटर. ये AB है और यहाँ पर AD है. जब ट्री स्टॉर्म के कारण टूटा है तो इस तरफ आ गया है, इसलिए हम लोग इस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके. एंड BD इक्वल्स टू 8 मीटर, जो कि आपको समझा चुके हैं. नाउ व्हेन इट ब्रेक्स, a part of it will remain perpendicular to the ground AB and the remaining part AD will make an angle of 30 degree. जो कि समझाए हुए उसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख देंगे. Now in triangle ABD cos 30 degree equals to BD upon AD. नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा BD equals to अंडर रूट 3 AD मल्टीप्लाइड बाय 2. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए cos 30 डिग्री का वैल्यू लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे AD equals to 2 multiplied by 8 divided by under root 3. Also in the same triangle tan 30 degree equals to AB upon BD. अब इस एंगल को हम लोग tan 30 डिग्री मान के चल रहे हैं. ओके. और फिर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए tan 30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे. तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा AB equals to 8 divided by root 3. ये 8 जो दोनों ही स्टेटमेंट में आ रहा है वो 8 ये डिस्टेंस है. ओके. Therefore, height of tree equals to AB plus AD equals to 16 upon under root 3 plus 8 upon under root 3. जो यहाँ पर आया था हम लोग का 2 multiplied by 8 16 हो जाएगा and divided by under root 3. और यहाँ आया 8 divided by under root 3. तो इसी दोनों को यहाँ लिखा गया. ओके. चूंकि हम लोग लेंथ निकाल रहे हैं ट्री का, इसलिए उसका यूनिट लिख देंगे मीटर. एंड दिस इक्वल्स टू 24 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर. जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा. एंड दिस इक्वल्स टू 8 under root 3 meter. ठीक है. Now next question. A container is with a cylindrical shape on top of a hemisphere. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the container is 13 centimeter. Find the inner curved surface area of the container. इसको भी डायग्राम से ही समझाती हूँ कि क्या कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक सिलिंड्रिकल शेप का कंटेनर है जिसके टॉप पर हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर का डायमीटर है 14 सेंटीमीटर और टोटल कंटेनर का हाइट है 13 सेंटीमीटर. तो पूछा जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया क्या होगा. तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं. इनर सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. ये फुल कंटेनर है तो इसका यदि हम लोग को कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हम लोग इस पार्ट को भी लेंगे और इस पार्ट को भी लेंगे. तो नेक्स्ट स्टेप, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 pi r स्क्वायर. फॉर्मूला है इसका वेयर r इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर. नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 2 pi r h वेयर r and h आर द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर रिस्पेक्टिवली. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. इसको देख लेते हैं एक बार. हाइट ऑफ सिलेंडर किस तरह से निकाला जाएगा. ये सिलिंड्रिकल एरिया है, इसके हाइट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 13 में हेमिस्फीयर के हाइट को सबट्रैक्ट कर देंगे. नाउ डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर
d इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हेमिस्फीयर के रेडियस निकालने के लिए हम लोग 14 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर r इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप, हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर r एंड दिस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ एक बार देख लेते हैं। हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर और जब इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 सेंटीमीटर हो रहा है। ये 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक भी होगा और यहाँ से यहाँ तक भी होगा। यदि हम इस रेडियस को लेते हैं तो वो हेमिस्फीयर का हाइट हो जाता है। ओके, सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू टोटल हाइट ऑफ द कंटेनर माइनस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर। एंड नेक्स्ट स्टेप, h इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल हाइट जो है कंटेनर का वो है 13 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। तो ये वैल्यू आ जाएगा हाइट ऑफ द सिलेंडर का। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। यहाँ इस फिगर में हम लोग समझ लेते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब हम लोग दोनों के फार्मूला को लिख देंगे। सो नेक्स्ट स्टेप, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। फिर इन दोनों फार्मूला में देख रहे हैं कि 2 पाई आर कॉमन है, तो हम लोग 2 पाई आर को कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे आर प्लस एच। फिर इस फार्मूला में हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर एंड मल्टीप्लाइड बाय फिर से आर का वैल्यू एंड प्लस एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग इन दोनों 7 को कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 2 यहाँ से आ गया मल्टीप्लाइड बाय 22 यहाँ से आ गया मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों को ऐड करके 13। क्योंकि हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और वैसे भी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर यहाँ है और मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का 1 सेंटीमीटर आएगा। तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप के लिए इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 572 एंड यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे therefore inner surface area of the container equals to 572 centimeter square. Now next question, find the mean deviation of the following distribution using assume mean method. मैं इस क्वेश्चन के लिए दो मेथड का यूज कर रही हूँ। ओके, इस क्वेश्चन का डाटा यहाँ दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब हम assume mean method से सॉल्व करते हैं तो हमें 5 कॉलम्स बनाने होते हैं 1 2 3 4 5, जिसमें फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल को लिख देते हैं और क्लास इंटरवल लिखने के बाद सेकंड कॉलम में या तो आप फ्रीक्वेंसी को लिखिए या फिर मीन क्लास इंटरवल को लिखिए। तो मैं यहाँ पर सेकंड कॉलम में मीन क्लास इंटरवल को लिखी हूँ। मीन क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्या करना होता है, इन दोनों वैल्यू को ऐड करना होता है और 2 से डिवाइड करना होता है। तो इस तरह से हमारा मीन क्लास इंटरवल निकल जाएगा। और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, उसको मैंने इस कॉलम में लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी को। ओके, फिर फ्रीक्वेंसी को हम लोग टोटल करके भी लिख देते हैं और उसके बाद डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का फार्मूला होता है di इक्वल्स टू xi माइनस a। a मीन्स होता है एज्यूम मीन। एज्यूम मीन निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ। जितने फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस में दिए हुए हैं उन फ्रीक्वेंसी को ऊपर से भी कट कीजिए और नीचे से भी कट करते जाइए। तो फर्स्ट ऊपर से भी कट किया, नीचे से भी कट किया, सेकंड ऊपर से भी कट किया, नीचे से भी कट किया, थर्ड ऊपर से भी कट किया और नीचे से भी कट किया। तो यहाँ देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी सब खत्म हो जा रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो सेंटर वाला 2 नंबर है उसमें से किसी एक को चूज कर लेंगे, चाहे तो 7 चाहे तो 6। ओके, और इसके पैरेलल में जो हमारा मीन क्लास इंटरवल आया उसे एज्यूम मीन मान लेंगे। ओके, यदि फ्रीक्वेंसी ऑड नंबर में दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली सेंटर वाला जो नंबर होगा उसके सामने वाला मीन क्लास इंटरवल का जो वैल्यू है वो एज्यूम मीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉलम में हम लोग डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का फॉर्मूला होता है di इक्वल्स टू xi माइनस a। a मीन्स एज्यूम मीन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, xi में एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 17.5 में जब 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगा। फिर इसी तरह से हर एक स्टेप के लिए करेंगे, यानी कि 32.5 से भी 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -15। फिर 47.5 से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0। फिर 62.5 से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 15। फिर 77.5 से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 30। फिर 92.5 से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 45। नेक्स्ट कॉलम में हम लोग fi मल्टीप्लाइड बाय di लिखेंगे, यानी कि इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में फिलअप करेंगे। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -30 इक्वल्स टू -60, 3 मल्टीप्लाइड बाय -15 इक्वल्स टू -45। लाइकवाइज इस तरह से करते जाएंगे और लास्ट में इन सब का सम टोटल कर लेंगे।
फिर हम लोग एज्यूम मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। समेशन मतलब सम टोटल। ओके, फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एज्यूम मीन का वैल्यू क्या था 47.5, तो यहाँ लिख देंगे 47.5 और समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू क्या था 435, तो यहाँ लिख देंगे 435 एंड समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या था 30, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करते वक्त थोड़ा ध्यान रखा जाता है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इस वैल्यू को बाद में इसमें ऐड करते हैं। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 14.5 और फिर हम लोग इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वैल्यू आता है 62। सो मीन इक्वल्स टू 62। अब मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ सेम क्वेश्चन का। इसको हम लोग करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, क्वेश्चन सेम है। इसके लिए भी हम लोग 5 कॉलम्स को बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल लिखेंगे, सेकंड कॉलम में मीन क्लास इंटरवल लिखेंगे, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिखेंगे एंड फोर्थ कॉलम में डेविएशन लिखेंगे। और इसके लिए फॉर्मूला होगा ui इक्वल्स टू xi माइनस a डिवाइडेड बाय h। ये h जो है वो क्लास इंटरवल का हाइट है। अब क्लास इंटरवल का हाइट कैसे निकाला जाता है वो मैं बताती हूँ। यदि ये क्लास इंटरवल है तो ये लोअर लिमिट कहलाएगा और ये हायर लिमिट। तो हायर लिमिट से लोअर लिमिट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्लास का हाइट निकलता है। ओके, और किसी भी क्लास इंटरवल को लेकर के हम हाइट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमें हाइट का वैल्यू पता चल जाएगा और इस फॉर्मूला में हम लोग xi माइनस a करेंगे, यानी कि xi माइनस a अनडिवाइडेड बाय हाइट करते हुए सब वैल्यू को निकाल लेंगे। तो वैल्यू हमारा इस तरह से आएगा और फिर हम लोग लास्ट कॉलम में fi मल्टीप्लाइड बाय ui कर देंगे, यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और फिर इस तरह के वैल्यूज आ जाएंगे। जैसे 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इक्वल्स टू -3 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल्स टू 0 लाइकवाइज। फिर हम लोग इस मेथड में भी फ्रीक्वेंसी का टोटल कर देंगे और फिर fi ui का भी टोटल कर देंगे। तो यहाँ इस टेबल का जो वैल्यू आता है सम टोटल में 29 आता है। यहाँ मैं हाइट निकालने का फॉर्मूला भी लिख दी हूँ। हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल इक्वल्स टू हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक एग्जांपल ले लिए 25 माइनस 10 इक्वल्स टू 15। अब हम लोग डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय h, और फिर इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू था 47.5, यहाँ देख लेते हैं 47.5। फिर समेशन ऑफ fi ui का वैल्यू है 29, तो यहाँ लिख देंगे 29 एंड समेशन ऑफ f का वैल्यू है 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 और h हमने निकाला 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 और फिर इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ भी इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और जो वैल्यू है उसे हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे हम इससे ऐड करेंगे। ओके, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 0.966 मल्टीप्लाइड बाय 15। फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आता है 14.5 और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आता है 62। पहले मेथड में भी देखिए आंसर आया था 62, ये 62, और इस मेथड से भी जब हम बना रहे हैं तो आंसर आ रहा है 62। Now question number 53. This is the last question. The following table gives the weight of 30 students. Find the median average of the weight of the students. ये डाटा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम लोग को मीडियन निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से 3 कॉलम्स बना लेंगे और फर्स्ट कॉलम में हम लोग क्लास इंटरवल जो वेट का दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख देंगे, दिस वन, एंड सेकंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी लिख देंगे जो यहाँ दिया हुआ है, और थर्ड कॉलम में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में इस 2 को लिखेंगे जो फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 2 + 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। फिर 5 + 8 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13। इसी तरह से सबको ऐड करते हुए आगे लिख देंगे। ओके, और फिर फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लेंगे 30, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। वी हैव n इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इक्वल्स टू 30। फिर हम लोग 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 15। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 19 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इज 55 to 60। यहाँ देख लेते हैं जो n/2 निकाले 15। अब यहाँ 15 वैल्यू आ गया। अब 15 से जस्ट ज्यादा वाले वैल्यू को देखते हैं हम लोग टेबल में। तो यहाँ 15 से जस्ट ज्यादा वाला वैल्यू है 19, तो 19 के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मीडियन क्लास हो जाएगा। ओके, यानी कि 55 to 60 ये मीडियन क्लास हो गया। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 19 एंड द करस्पॉन्डिंग क्लास इज 55 to 60।
Thus 55 to 60 is the median class such that, और फिर हम लोग इस तरह से इसका डाटा लिख देंगे n by 2 equals to 15, l equals to 55, l means lower limit 55 है तो यहाँ हम लोग लोअर लिमिट को 55 लिख रहे हैं एंड f equals to फ्रीक्वेंसी जो है 6 है। यहाँ एक बार देख लेते हैं टेबल में, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 6, तो ये चीज हम लोग यहाँ लिख देंगे f equals to 6 एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 13, इसको भी देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, तो जस्ट ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 19 के ऊपर 13, तो हम लोग वही यहाँ लिख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 13 एंड h इक्वल्स टू 60 माइनस 55। ये जो क्लास इंटरवल हमने लिया था 55 टू 60, इसमें हायर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ h का वैल्यू हो गया 5। इसके बाद हम लोग मीडियन का फॉर्मूला लिख देंगे। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड होल मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ये फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है उसे कहा जा रहा है, यानी कि 6 को कहा जा रहा है। और इस फॉर्मूला में फिर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो L के जगह पर आ जाएगा 55 क्योंकि इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट क्या है 55, और n बाई 2 के जगह पर 15 आ जाएगा क्योंकि n बाई 2 का वैल्यू निकला था 15 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया था 13, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 13 एंड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आया था 6, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 6 और हाइट हमने निकाला था 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आता है 2/6, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे मीडियन इक्वल्स टू 55 प्लस 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 5, और नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर इसे सॉल्व कर देंगे, तो इसे सॉल्व करने पर वैल्यू आता है 1.67 और इस 55 को डायरेक्टली लिख दे रहे हैं और फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 56.67। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस द मीडियन वेट इक्वल्स टू 56.67 kg। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।